हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। आज के इस लेक्चर में हम दोस्तों सितंबर मंथ से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे सारे क्वेश्चन को इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यह लेक्चर दोस्तों आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, जहाँ पे हम सितंबर मंथ से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वह हम डिस्कस करेंगे। साथ ही दोस्तों इन करंट अफेयर्स के क्वेश्चन से जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बनेगा उन्हें भी हम देखने वाले हैं। तो दोस्तों यह लेक्चर को आपको ध्यान से देखना होगा, जिनसे दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर बनने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। आपके लिए क्वेश्चन है, नीति आयोग के द्वारा सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला किसे घोषित किया है? यह घोषित किया है हरिद्वार जिला को। करेक्ट आंसर है दोस्तों उत्तराखंड का जो हरिद्वार जिला है इसे नीति आयोग के द्वारा सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया है। मैं आपको बता दूं कि यह जो कार्यक्रम है यह जनवरी 2018 से शुरू हुआ है, जिसका उद्देश्य क्या है तो देश के कुछ सबसे अविकसित जिलों में तेजी से और प्रभावी रूप से बदलाव लाना है। इस योजना को दोस्तों केंद्र और राज्य की योजनाओं के साथ लागू किया गया है। मैं आपको बता दूं सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला के लिए 5 मानक आधार है। वह कौन कौन से है? पहला है स्वास्थ्य और पोषण, दूसरा है शिक्षा, तीसरा है वित्तीय समावेशन और कौशल विकास, और चौथा कृषि और जल संसाधन, और पांचवा दोस्तों बुनियादी ढांचा है। तो यह 5 मानक आधार है। साथ ही यहाँ पे हम बात करें नीति आयोग की, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। साथ ही यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि नीति मतलब NITI का जो फुल फॉर्म है वह क्या होता है? काफ़ी बार यह एग्जाम में पूछा गया है। तो यह नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होता है। इसके वर्तमान में उपाध्यक्ष सुमन बेरी है। वहीं CEO दोस्तों कौन बन गए हैं? तो यह परमेश्वर अय्यर बन गए हैं। तो ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट हो गए नीति आयोग से जो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों की फॉर्मूला 1 रेस बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है? दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यह खिताब मैक्स वेरस्टेपन जो कि रेडबुल के ड्राइवर और नीदरलैंड के रेसर है। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 1। और आप देख सकते हो ये है मैक्स वेरस्टेपन। तो रेडबुल के कार रेसर मैक्स वेरस्टेपन ने फॉर्मूला 1 रेस बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब जीत लिया है। मैं आपको बता दूं कि मैक्स वेरस्टेपन की वर्ष 2022 में दोस्तों यह 9वीं जीत है। यह आपको याद रखना है। आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो ये जो परमाणु परीक्षण के खिलाफ दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष 29 अगस्त को मनाया जाता है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। तो हर साल 29 अगस्त को विश्व स्तर पर परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। इस दिवस की जो मनाने का मुख्य उद्देश्य वह क्या है? तो परमाणु हथियार परीक्षण विस्फोटकों किसी अन्य परमाणु विस्फोटकों के प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। और 2010 में दोस्तों पहली बार परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया था। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों की क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित शहरों की सूची में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इसमें शीर्ष पर रहने वाला जो शहर है दोस्तों वह है नई दिल्ली। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2। तो इस रिपोर्ट के अनुसार 2021 में दिल्ली में महिलाओं के खिलाफ अपराध के दोस्तों कुल 13,982 केस दर्ज किए गए हैं, जबकि भारत के अन्य 19 महानगरों में महिलाओं के खिलाफ अपराध के जो कुल मामले हैं वह 43,414 रहे हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों आत्महत्या से होने वाली मौतें 7.2% बढ़ गई है। भारत में वर्ष 2021 के दौरान कुल 1,64,033 लोगों ने आत्महत्या की है। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि असुरक्षित शहरों की सूची में शीर्ष 3 शहर, पहला स्थान नई दिल्ली का, दूसरा मुंबई का और तीसरा बेंगलुरु का है। और इस रिपोर्ट को किसने जारी किया है? तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो ने इसे जारी किया है, जिसका मुख्यालय दोस्तों नई दिल्ली में स्थित है। आपके लिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के सचिव के रूप में राजेश वर्मा को नियुक्त किया है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। और आप देख सकते हो ये है राजेश वर्मा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि हाल ही में ई समाधान पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो ई समाधान पोर्टल है इसे लॉन्च किया गया है UGC के द्वारा। करेक्ट आंसर है यहाँ पे
ऑप्शन थर्ड। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने स्टूडेंट की हर समस्या के जल्द समाधान के मकसद से दोस्तों सिंगल विंडो सिस्टम तैयार किया है। इस पोर्टल का जो नाम है वह ई समाधान रखा गया है। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये जो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन मतलब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है, इसकी स्थापना 1956 में की गई थी और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो यह एम जगदीश कुमार है। तो याद रखना दोस्तों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के जो वर्तमान में अध्यक्ष है वह कौन है, तो यह एम जगदीश कुमार है। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन थर्ड यूजीसी। अगला क्वेश्चन कि तेल और प्राकृतिक गैस निगम के अंतरिम प्रमुख कौन बने हैं। दोस्तों ये जो ओएनजीसी है इसके अंतरिम प्रमुख बन गए हैं राजेश कुमार श्रीवास्तव। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 4 और इन्होंने अलका मित्तल का स्थान लिया है और आप देख सकते हो दोस्तों ये है राजेश कुमार श्रीवास्तव। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो दोस्तों ये जो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन है इसके नए अध्यक्ष कल्याण चौबे बन गए हैं। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 1। दोस्तों अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के 85 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार है जब किसी पूर्व खिलाड़ी को अध्यक्ष के रूप में चुना है। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 1 कल्याण चौबे। यहाँ पे हम बात करें ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की स्थापना 23 जून 1937 को की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है इस क्वेश्चन से जो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, के हाल ही में जारी क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट 2021 के अनुसार यातायात हादसों में सर्वाधिक मौतें किस राज्य में हुई है। तो दोस्तों इस रिपोर्ट के अनुसार जो यातायात है इसके हादसे में जो सर्वाधिक मौतें हैं वह उत्तर प्रदेश राज्य में हुई है। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 3। तो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में यातायात संबंधी दुर्घटना में 1,55,652 लोगों की जान गई है, जिसमें से दोस्तों उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक 24,711 लोग की मौत हुई है। याद रखना यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों, ऑप्शन 3। साथ ही यहाँ पे दोस्तों मैं आपको ये जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं इसकी ज़्यादा डिटेल में नहीं ले जाके मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में करूँगा, क्योंकि डेली करेंट अफेयर तो हम करते ही है या हम मंथली वाइज जो बच्चे डेली करेंट अफेयर्स नहीं देख पा रहे हैं उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसे शॉर्ट में मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे कि दोस्तों कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप कवर कर सकें। और हाँ दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। जिन भी बच्चों को पीडीएफ से संबंधित डाउट है उनके मैं डाउट यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि आप ये जो पीडीएफ परचेज कर रहे हो दोस्तों उसका जो फॉर्मेट है वह क्या है। तो इसकी जो सही जानकारी वो क्या है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले आपके लिए जैसे क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के महासचिव कौन बने हैं, यह क्वेश्चन है और इसके जो 4 ऑप्शन है इसमें जो करेक्ट आंसर है दोस्तों उसको टिक कर दिया है। साथ ही यहाँ पे इस क्वेश्चन से जुड़ी जो इंफॉर्मेटिव जानकारी है वह भी हमने यहाँ पे प्रोवाइड करवाई है और साथ ही इससे जो डिटेल में इसका सॉल्यूशन है दोस्तों, मतलब यह जो हमने क्वेश्चन किया है इसका डिटेल में आंसर क्या है वह देखना है तो उसके नेक्स्ट पेज पे ही आपको उस क्वेश्चन से जुड़ी जितनी भी डिटेल है वह आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और साथ ही यहाँ पे हमने ये जो रेड मार्क किया है दोस्तों, इससे आसानी क्या होगी जब आप रिवीजन करोगे क्वेश्चन का तो आप इतनी डिटेल तो नहीं पढ़ोगे। जैसे कि आपके पास कम समय रहा तो आप जल्दी से क्वेश्चन पढ़ा, आपका राइट आंसर देखा और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाएंगे, जिससे कि दोस्तों आपका रिवीजन में समय भी बचेगा। तो यह महत्वपूर्ण जानकारी थी, यह मैंने आपको बता दी। तो क्वेश्चन है दोस्तों कि अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के महासचिव कौन बने हैं। इसका सही जवाब है दोस्तों साजी प्रभाकर। याद रखना अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के जो महासचिव है वह साजी प्रभाकर बन गए हैं। और आपके अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि ब्रिटेन की नई महिला प्रधानमंत्री कौन बनेगी। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो ब्रिटेन है इसकी नई महिला प्रधानमंत्री है वह लीज ट्रस बन गई है। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 3 और आप देख सकते हो दोस्तों ये है लीज ट्रस और इन्होंने दोस्तों बोरिस जॉनसन का स्थान लिया है। यहाँ पे हम दोस्तों बात कर लेते हैं ब्रिटेन की जो कि यूरोपीय महाद्वीप में स्थित है। साथ ही यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो ब्रिटेन है इसकी राजधानी क्या है, तो यह लंदन है। और इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये भी है कि ब्रिटेन की जो करेंसी है वह क्या है, तो पाउंड स्टर्लिंग है। और नई प्रधानमंत्री दोस्तों कौन बन गई है, तो यह लीज ट्रस बन गई है। और आपने देख लिया दोस्तों ये है लीज ट्रस। आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि ऑल इंडिया रेडियो के समाचार सेवा प्रभाग की नई महानिदेशिका कौन बनी है। यह बनी है दोस्तों वसुधा गुप्ता।
करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2। और आप देख सकते हो ये है वसुधा गुप्ता, जिन्होंने एन वेणुधर रेड्डी का स्थान लिया है। यहाँ पे दोस्तों हम कुछ इंपॉर्टेंट जो नियुक्तियाँ हुई है उन्हें देख लेते हैं। जैसे कि हम दोस्तों यहाँ पे बात करें ऑयल इंडिया लिमिटेड के जो नए अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक कौन बने हैं, यह रंजीत रथ बने हैं। वहीं पे मैं आपको बता दूं कि वर्ल्ड चैंपियन विश्वनाथ आनंद को इंटरनेशनल चेस फेडरेशन फिडे का वाइस प्रेसिडेंट चुना गया है। साथ ही याद रखना दोस्तों, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की जो नई अध्यक्ष है वह कौन है, निधि छिब्बर है। साथ ही भारतीय उद्योग परिसंघ के जो नए अध्यक्ष है वह कौन है, संजू बजाज है। और नीति आयोग के जो नए उपाध्यक्ष है दोस्तों वह सुमन के बेरी है। और साथ ही बात कर लेते हैं यूपीएससी मतलब संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन चुने गए थे, मनोज सोनी। ये कुछ इंपोर्टेंट नियुक्तियां थी जो आपको मैंने बता दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्कूलों को विकसित व उन्नत बनाने के लिए प्रधानमंत्री श्री योजना की जो शुरुआत है वह किसने की है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि स्कूलों को विकसित व उन्नत बनाने के लिए प्रधानमंत्री श्री योजना की जो शुरुआत है वह नरेंद्र मोदी जी ने की है। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 3। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा पीएम श्री योजना को शुरू किया गया है। इस योजना के तहत दोस्तों पूरे भारत में 14,500 पुराने स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा, जिसके तहत अपग्रेड किए गए स्कूलों में शिक्षा प्रदान करने का एक आधुनिक, परिवर्तनकारी और समग्र तरीका लाया जाएगा। इसमें नवीनतम तकनीकी, स्मार्ट क्लास, खेल और आधुनिक अवसंरचना पर विशेष ध्यान और जोर भी दिया जाएगा। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन 3 नरेंद्र मोदी जी। आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि किस भारतीय मूल की महिला को ब्रिटेन कैबिनेट की नई गृह मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। तो यह नियुक्त किया है सुएला ब्रेवरमैन को। करेक्ट आंसर है दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन 1। और आप देख सकते हो ये है सुएला ब्रेवरमैन। तो भारतीय मूल की सुएला ब्रेवरमैन को ब्रिटेन कैबिनेट की नई गृह सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। इन्होंने दोस्तों प्रीति पटेल का स्थान लिया है। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 1 सुएला ब्रेवरमैन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि किस देश की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का 96 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का 96 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2। और आप देख सकते हो ये दोस्तों एलिजाबेथ द्वितीय। आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि मिस अर्थ इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता है। दोस्तों ये जो मिस अर्थ इंडिया 2022 है इसका खिताब जीत लिया है वंशिका परमार ने। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 1। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है वंशिका परमार। तो वंशिका परमार हिमाचल प्रदेश की रहने वाली है। इन्होंने दोस्तों मिस अर्थ इंडिया 2022 का खिताब जीतने के बाद वंशिका परमार अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फिलीपींस में होने वाले मिस अर्थ प्रतियोगिता 2022 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। और साथ ही याद रखना कि ये जो मिस अर्थ इंडिया 2022 है इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था, नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि डायमंड लीग 2022 का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट कौन बने हैं। मैं आपको बता दूं कि डायमंड लीग 2022 का खिताब नीरज चोपड़ा ने जीत लिया है। करेक्ट आंसर है दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन 2। तो भाला फेंक खिलाड़ी दोस्तों नीरज चोपड़ा डायमंड लीग फाइनल में जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए हैं। ज्यूरिख में हुए फाइनल्स में नीरज चोपड़ा ने 88.44 मीटर के बेस्ट थ्रो के साथ यह खिताब अपने नाम किया है। याद रखना दोस्तों इसका जो आयोजन है वह कहाँ पर किया गया था, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि हाल ही में किसे राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण है मतलब नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी है, इसके जो नए कार्यकारी अध्यक्ष है वह जस्टिस DY चंद्रचूड़ को नियुक्त किया है। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2। और आप देख सकते हैं दोस्तों ये है जस्टिस DY चंद्रचूड़। मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज जस्टिस DY चंद्रचूड़ राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के 31वें कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। दोस्तों नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में जस्टिस चंद्रचूड़ का जो कार्यकाल है वह 9 नवंबर 2022 तक रहने वाला है। इसके बाद दोस्तों 9 नवंबर को वर्तमान CJI जस्टिस उदय उमेश ललित के सेवानिवृत्त होने पर देश के जो 50वें मुख्य न्यायाधीश है उसकी शपथ कौन लेने वाले हैं, तो जस्टिस चंद्रचूड़ लेने वाले हैं। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन
2 जस्टिस DY चंद्रचूड़। यहाँ पे हम दोस्तों बात करें नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी की, जिसकी स्थापना 9 नवंबर 1995 को की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसका आदर्श वाक्य क्या है? तो सभी के लिए न्याय तक पहुंच। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2। आपके अगला क्वेश्चन दोस्तों कि सिंगापुर ने भारत के किस पूर्व सेना प्रमुख को मेधावी सेवा पदक से सम्मानित किया है? तो यह सम्मानित किया है एडमिरल सुनील लांबा को। करेक्ट आंसर है यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन 2। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सिंगापुर गणराज्य की राष्ट्रपति मैडम हलीमा याकूब ने भारतीय नौसेना के पूर्व चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल सुनील लांबा को प्रतिष्ठित पिंगट जसा जेमलिंग मेधावी सेवा पदक से सम्मानित किया है। दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की, जैसे कि हम बात करें यहाँ पे कि वर्तमान में भारत के नौसेना अध्यक्ष कौन है? तो यह एडमिरल राधाकृष्ण हरिकुमार मतलब आर हरिकुमार है। वहीं पे दोस्तों याद रखना वायुसेना के अध्यक्ष कौन है? तो याद रखना एयर मार्शल VR चौधरी है। और थल सेना के प्रमुख दोस्तों मनोज पांडे है। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2 एडमिरल सुनील लांबा। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के नए प्रमुख कौन बने हैं? दोस्तों ये जो यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन है, इसके नए प्रमुख वॉल्कर टर्क बन गए हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। और आप देख सकते हो ये है वॉल्कर टर्क। तो ऑस्ट्रेलिया के राजनयिक वॉल्कर टर्क संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के नए प्रमुख बने हैं। इन्होंने दोस्तों चिली की मिशेल बैचलेट का स्थान लिया है। मैं आपको बता दूं यूनाइटेड नेशन की यहाँ पे हम बात करते हैं, साथ ही यहाँ पे हम बात करते हैं यूनाइटेड नेशंस मतलब संयुक्त राष्ट्र की। तो दोस्तों इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। UN का जो मुख्यालय है वह न्यूयॉर्क में स्थित है। इसके सदस्य देशों की जो संख्या है वह 193 है और अध्यक्ष एंटोनियो गुटेरस है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक 2021-22 में भारत किस स्थान पर रहा है? दोस्तों ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2021-22 है, इसे जारी किया है UNDP के द्वारा और इसमें भारत की जो रैंक है वह कौन सी है? 132वीं है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। तो इस सूचकांक में दोस्तों भारत का जो रैंक है वह 132वां है, जो कि पिछले साल 131वां था। मैं आपको बता दूं दोस्तों ये जो मानव विकास सूचकांक है इसे जारी करने के 4 मापदंड हैं। वह कौन कौन से? पहला है जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, दूसरा है प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय, तीसरा है स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष और चौथा है स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष। दोस्तों यहाँ पे आपको याद रखना है कि इस सूचकांक में शीर्ष पर रहने वाले 3 देश कौन कौन से हैं? पहला स्थान स्विट्जरलैंड का, वहीं दूसरा स्थान नॉर्वे का और तीसरा स्थान आइसलैंड का है। तो याद रखना संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक 2021 में भारत की जो रैंक है वह कौन सी है? तो 132वीं है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। और आपके लिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्रिकेट एशिया कप 2022 का खिताब किस देश की टीम ने जीता है? इस खिताब को जीत लिया है श्रीलंका ने। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2। तो श्रीलंका पुरुष क्रिकेट टीम ने एशिया कप 2022 के फाइनल में पाकिस्तान को 23 रन से हराकर छठी बार एशिया कप का खिताब जीता है। इस मैच में दोस्तों श्रीलंका के खिलाड़ी भानुका राजपक्षे को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया है, जबकि श्रीलंका के स्पिन गेंदबाज वानिंदु हसरंगा को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया है। मैं आपको बता दूं कि एशिया कप 2022 का जो आयोजन है वह संयुक्त अरब अमीरात में किया गया था और यह कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था? तो 15वां संस्करण। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि DRDO और भारतीय सेना ने सतह से हवा में मार करने वाली त्वरित प्रतिक्रिया मिसाइल QRSAM प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण कहां पर किया है? इसका परीक्षण किया दोस्तों चांदीपुर उड़ीसा में। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 3। तो दोस्तों ये जो QRSAM मतलब क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल इसका फुल फॉर्म है। इस परीक्षण में लंबी दूरी की मध्यम ऊंचाई, छोटी दूरी की उच्च ऊंचाई वाले युद्ध अभ्यास लक्ष्य को पार करने वाले लक्ष्य के साथ साथ कम हथियार वाली प्रणाली शामिल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि टेनिस टूर्नामेंट US ओपन 2022 में पुरुष एकल का जो खिताब है वह किसने जीता है? मैं आपको बता दूं कि टेनिस टूर्नामेंट US ओपन 2022 में पुरुष एकल का जो खिताब है वह जीत लिया दोस्तों कार्लोस अल्कराज, जो कि स्पेन के खिलाड़ी है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। और आप देख सकते हो यह है कार्लोस अल्कराज। तो स्पेन के टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज ने
यूएस ओपन 2022 में नॉर्वे के केस्पर रूड को हराकर अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसका जो आयोजन है वह न्यूयॉर्क यूएसए में किया गया था और यह कौन सा संस्करण आयोजित किया है तो 142वां। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन थर्ड, कार्लोस अल्कराज जो कि स्पेन के खिलाड़ी है और इन्होंने टेनिस टूर्नामेंट यूएस ओपन 2022 का पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा संस्कृति संग्रहालय कहाँ पर स्थापित किया गया है। दोस्तों इसे स्थापित किया गया है राखीगढ़ी हरियाणा में। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2। तो दुनिया का जो सबसे बड़ा हड़प्पा संस्कृति संग्रहालय है इसे दोस्तों हरियाणा के राखीगढ़ी में लगभग 5000 साल पुरानी सिंधु घाटी कलाकृति को प्रदर्शित करने के लिए स्थापित किया गया है। 32 करोड़ रुपए की लागत से अत्याधुनिक संग्रहालय यहाँ पे बनाया जा रहा है। इसमें दोस्तों रेस्ट हाउस, हॉस्टल और एक कैफे का निर्माण भी किया जाएगा। साथ ही यहाँ पे दोस्तों आपको याद रखना है कि हड़प्पा सभ्यता की जो खोज है वह कब हुई थी 1921 में और इसका जो श्रेय है वह किसे जाता है तो याद रखना दयाराम शाहानी को। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन 2 राखीगढ़ी हरियाणा। अगला क्वेश्चन है कि टेनिस टूर्नामेंट यूएस ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है। दोस्तों टेनिस टूर्नामेंट यूएस ओपन 2022 में महिला एकल का जो खिताब है वह जीत लिया है इगा स्विटेक ने। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2 और आप देख सकते हो दोस्तों ये है इगा स्विटेक। तो महिला वर्ग में पोलैंड की इगा स्विटेक ने ट्यूनिसिया की ओस जेबुअल को हराकर यूएस ओपन 2022 का महिला एकल का खिताब जीता है। स्पेन के दोस्तों टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज ने यूएस ओपन 2022 में नॉर्वे के केस्पर रूड को हराकर पहला ग्रैंड स्लैम जीता था। मैं आपको बता दूं कि ये जो यूएस ओपन 2022 है इसका आयोजन न्यूयॉर्क में किया गया था और कौन सा संस्करण आयोजित किया है तो 142वां। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 इगा स्विटेक। और साथ ही दोस्तों याद रखना कि जो फ्रेंच ओपन है इसका भी खिताब किसने जीता था इगा स्विटेक ने। अगला क्वेश्चन है कि द फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत देश किस स्थान पर रहा है। तो दोस्तों इस रिपोर्ट के अनुसार इस सूचकांक के अनुसार भारत की जो रैंक है वह 89 मतलब 89th है। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2। और ये जो विश्व आर्थिक सूचकांक और ये जो विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक है इसमें दोस्तों शीर्ष पर रहने वाला जो देश है वह हांगकांग है। साथ ही मैं आपको बता दूं दूसरा स्थान सिंगापुर का है, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व ओजोन दिवस 2022 कब मनाया गया है। दोस्तों विश्व ओजोन दिवस प्रतिवर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 4। तो विश्व ओजोन दिवस हर साल 16 सितंबर को मनाया जाता है। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि पहली बार इसे 1995 में मनाया गया था और इस वर्ष की थीम की अगर बात करें तो यह ग्लोबल कॉपरेशन प्रोटेक्टिंग लाइफ ऑन अर्थ। याद रखना दोस्तों विश्व ओजोन दिवस की थीम क्या है तो ग्लोबल कॉपरेशन प्रोटेक्टिंग लाइफ ऑन अर्थ है। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको पीडीएफ संबंधित कुछ जानकारी उपलब्ध करवा देता हूँ। जैसे कि आप वर्ल्ड एंड नेशनल करंट अफेयर्स की पीडीएफ परचेज करना चाहते हो जनवरी 2021 से सितंबर 2022 तक, इसके लिए दोस्तों आपको ओनली 69 रुपीज़ पे करना होगा। वहीं जनवरी 2022 से सितंबर 2022 तक पीडीएफ परचेज करना चाहते हो तो ओनली 49 रुपीज़ आपको फ़ोनपे, गूगल पे या पेटीएम करना होगा। यदि दोस्तों आप मंथली वाइज करेंट अफेयर्स की पीडीएफ परचेज करना चाहते हो तो आपको ओनली मंथली वाइज 11 रुपीज़ पे करना होगा। साथ ही दोस्तों पीडीएफ कैसे परचेज करना है यह मैं आपको बता देता हूँ। तो ये जो आप पेमेंट करोगे इसके लिए दोस्तों हमारा जो नंबर है वह 7566836900 है। इस पर दोस्तों आप फ़ोनपे, गूगल पे या साथ ही पेटीएम भी कर सकते हो। और इसके लिए जो स्टेप है दोस्तों वह क्या है तो व्हाट्सएप नंबर जो हमारा है 7566836900 पर यदि पीडीएफ से संबंधित आपको कोई भी डाउट हो तो यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। यदि दोस्तों आप पेमेंट कर देते हो तो आपको ये जो पेमेंट है इसका स्क्रीनशॉट हमारे व्हाट्सएप नंबर भी यही है और जिस पे आपको पेमेंट करना है वह नंबर भी यही है। इसी पे आपको दोस्तों स्क्रीनशॉट शेयर करना होगा। तुरंत बाद हमारी जो व्हाट्सएप टीम है वह आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा देगी। साथ ही यदि दोस्तों आप पीडीएफ का फॉर्मेट देखना चाहते हो तो आपको मैं एक पीडीएफ
किसी भी मंथ की उपलब्ध करवा दूंगा, तो इसके लिए भी आप यहाँ पे हमें मैसेज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि SAFF अंडर 17 फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों ये जो फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 है SAF अंडर 17, इस खिताब को भारत ने जीत लिया है। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2। तो दोस्तों भारत ने नेपाल को 4-0 से हराकर SAF अंडर 17 फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीत लिया है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष मतलब IMF ने भारत के नए कार्यकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों भारत के जो कार्यकारी निदेशक है वह कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम बन गए हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। और आप देख सकते हो ये दोस्तों कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। तो कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत के नए कार्यकारी निदेशक बने हैं और इन्होंने सुरजीत भल्ला का स्थान लिया है। बात कर रहे हैं यहाँ पे दोस्तों IMF मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसकी स्थापना 27 दिसंबर 1945 को की गई थी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC अमेरिका में स्थित है। सदस्य देश 190 है। वहीं IMF का अध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो यह क्रिस्टालिना जॉर्जिवा है। ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है IMF से जो आपको याद रखना है। आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि किस भारतीय महिला वैज्ञानिक को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि स्वाति पीरामल जो कि एक भारतीय महिला वैज्ञानिक है, इन्हें फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर पुरस्कार से सम्मानित किया है। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है स्वाति पीरामल। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप 2022 का खिताब किसने जीता है? मैं आपको बता दूं कि ये जो फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप है इसका खिताब जीत लिया है बेंगलुरु FC ने। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 1। तो बेंगलुरु FC ने दोस्तों डूरंड कप 2022 के फाइनल मैच में मुंबई सिटी को 2-1 से हराकर पहली बार यह खिताब जीता है। साथ ही यहाँ पे दोस्तों आपको याद रखना है कि डूरंड कप भारत में 3 प्रमुख फुटबॉल टूर्नामेंट में से एक है, अन्य 2 इंडियन सुपर लीग और सुपर कप है। साथ ही मैं आपको बता दूं दोस्तों कि आयोजन इसका कहाँ पर हुआ था? तो भारत में हुआ था। और यह कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था? तो 131वां। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1 बेंगलुरु FC। साथ ही मुंबई सिटी दोस्तों उपविजेता रही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में किस सर्वश्रेष्ठ टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास लेने की घोषणा की है? दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सर्वश्रेष्ठ टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर ने संन्यास लेने की घोषणा की है। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2। तो 20 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन इस साल लंदन में दोस्तों लेवर कप के बाद संन्यास ले लेंगे। इन्होंने दोस्तों 8 विंबलडन चैंपियनशिप, 6 ऑस्ट्रेलियन ओपन और 5 US ओपन और 1 फ्रेंच ओपन खिताब अपने नाम किए हैं। तो याद रखना दोस्तों कि रोजर फेडरर जो कि एक सर्वश्रेष्ठ टेनिस खिलाड़ी है, इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन है कि कजाकिस्तान की जो राजधानी है इसका दोस्तों नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो कजाकिस्तान की जो नई राजधानी है उसका नाम दोस्तों अस्ताना कर दिया है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। तो कजाकिस्तान ने दोस्तों अपने देश की राजधानी नूर सुल्तान का नाम बदल दिया है और अब इसे अस्ताना कर दिया है। आपको बता दूं दोस्तों कि कजाकिस्तान एशिया महाद्वीप में स्थित है जिसकी करेंसी कजाकिस्तानी तेंगे है और यहाँ के राष्ट्रपति कसयम जोमाटो टोकायो है और प्रधानमंत्री दोस्तों अली खान इस्माइलो है। ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है इस क्वेश्चन से जो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि देवेंद्र झाझरिया ने मोरक्को में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2022 में कौन सा पदक जीता है? दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मोरक्को में आयोजित विश्व पैरा एथलेट ग्रैंड प्रिक्स 2022 में देवेंद्र झाझरिया ने रजत पदक जीत लिया है। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी को 12वीं महारत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया गया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड को भारत की 12वीं महारत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया है। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 4। बात करें यहाँ पे दोस्तों ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड की, जिसकी स्थापना 25 जुलाई 1969 को की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और CMD विवेक कुमार देवांगन बन गए हैं। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 4 ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड जो कि भारत की 12वीं महारत्न कंपनी का दर्जा हासिल किया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनेगी?
दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इटली की जो पहली महिला प्रधानमंत्री है वह जॉर्जिया मेलोनी बनने वाली है। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है जॉर्जिया मेलोनी। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों इटली में हुए आम चुनाव में ब्रदर्स ऑफ इटली पार्टी को सबसे ज़्यादा 43.8% वोट मिले हैं। इस पार्टी की नेता जॉर्जिया मेलोनी है जो इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनने जा रही है। बात करें यहाँ पे दोस्तों इटली की, जो कि यूरोपीय महाद्वीप में स्थित है, जिसकी राजधानी दोस्तों रोम है। बात करें इटली की करेंसी की तो यह यूरो और यहाँ के जो राष्ट्रपति है वह सर्जियो मटरेला है। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मटरेला। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन होंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारत के जो दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यह होने वाले हैं अनिल चौहान। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है अनिल चौहान जी। तो केंद्र सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को अगले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में नियुक्त किया है। दोस्तों लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के रूप में भी कार्य करेंगे। भारत के पहले सीडीएस की अगर बात करें तो यह जनरल विपिन रावत जी थे। याद रखना भारत के पहले सीडीएस कौन थे, तो यह जनरल विपिन रावत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2022 से किस अभिनेत्री को सम्मानित किया जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2022 से आशा पारेख जी को सम्मानित किया जाएगा। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 1। तो दिग्गज अभिनेत्री आशा पारेख जी को वर्ष 2020 के लिए 52वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। दोस्तों आशा पारेख एक प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री, निर्देशक, निर्माता और एक कुशल भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना है। मैं आपको बता दूं कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है। तो याद रखना दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। आशा पारेख जी को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया जाएगा। और आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार 2021 से कुमार सानू को सम्मानित किया गया है। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 1। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा जो आपको याद रखना है। तो मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश सरकार के संस्कृति विभाग द्वारा दिया राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार गायक कुमार सानू को दोस्तों इससे सम्मानित किया गया है। साथ ही यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार 2019, 2020 और 2021 की घोषणा कर दी गई है, जहां पे दोस्तों प्लेबैक सिंगर शैलेंद्र सिंह को 2019 राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार, वहीं पर संगीतकार अनाद मिलिंद को दोस्तों 2020 राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार, वहीं पे गायक कुमार सानू को 2021 के राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो यह तीनों महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों, आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार 2019 से शैलेंद्र सिंह को, 2020 से अनाद मिलिंद को, वहीं 2021 से कुमार सानू को सम्मानित किया है। दोस्तों इस प्रतिष्ठित पुरस्कार को दिए जाने की जो शुरुआत है वह 1984 में की गई थी। याद रखना कि राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार कब से दिया जा रहा है, तो 1984 से। तो याद रखना दोस्तों राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया है, कुमार सानू को। यहीं पे दोस्तों अनाद मिलिंद को 2020 के राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार से और शैलेंद्र सिंह को 2019 के राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और यह तीनों हस्तियां दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद के नए सीईओ कौन बने हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो डेटा प्रोटेक्शन काउंसिल ऑफ इंडिया है इसके नए सीईओ बन गए हैं विनायक गोडसे। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है विनायक गोडसे जो कि भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद के नए सीईओ बन गए हैं। और इन्होंने दोस्तों किसका स्थान लिया है, तो राम वेदश्री का स्थान लिया है। यहाँ पे हम बात करें डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया की, जिसकी स्थापना अगस्त 2008 में की गई थी और इसका मुख्यालय दोस्तों नोएडा उत्तर प्रदेश में स्थित है। और इसके जो संस्थापक है वह कौन थे, तो यह नेस्कॉम के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी और इसके अध्यक्ष दोस्तों राजेंद्र एस पवार है। यह भी आपको याद रखना है। तो याद रखना है यहाँ पे कि भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद के नए सीईओ कौन बन गए हैं, तो यह विनायक गोडसे बने हैं। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन 1। और आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि भारत के नए अटॉर्नी जनरल कौन होंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारत के
नए अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमनी होने वाले हैं। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2। और आप देख सकते हो दोस्तों, ये है आर वेंकट रमनी, जो कि भारत के नए अटॉर्नी जनरल हो गए। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट आर वेंकट रमनी नए अटॉर्नी जनरल नियुक्त किए गए हैं। दोस्तों यह 1 अक्टूबर 2022 से अपना कार्यभार संभालने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि वर्तमान में अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल थे, जिनका कार्यकाल 30 सितंबर मतलब आज के दिन समाप्त होने जा रहा है। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि के वेणुगोपाल जी का पहला जो कार्यकाल है वह 30 जून को खत्म हो गया था, लेकिन केंद्र सरकार ने इनका जो कार्यकाल है वह 3 महीने के लिए बढ़ा दिया था। और अब याद रखना कि भारत के नए अटॉर्नी जनरल कौन होने वाले हैं, तो यह आर वेंकट रमन जी होने वाले हैं। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन 2। आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि नरेंद्र सिंह तोमर ने किस राज्य में जैविक बीज फार्म की आधारशिला रखी है। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि नरेंद्र सिंह तोमर जी ने मध्य प्रदेश राज्य के मुरैना में, करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 4, जैविक बीज फार्म की आधारशिला रखी है। और आपके लिए क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन मेघदूत चक्र का जो संबंध है वह निम्न में से किससे है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, चर्चा में रहा ऑपरेशन मेघदूत चक्र जिसका संबंध है बाल यौन शोषण से। करेक्ट आंसर है यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन 3। तो मैं आपको बता दूं कि यह बाल यौन शोषण सामग्री के प्रसार और उसे साझा करने के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो मतलब सीबीआई द्वारा संचालित एक अखिल भारतीय अभियान है। इस ऑपरेशन के उद्देश्य की अगर बात करें दोस्तों, तो भारत में विभिन्न कानून प्रवर्तन एजेंसियों से जानकारी एकत्र करना और वैश्विक स्तर पर संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसी के साथ जुड़ना और इस मुद्दे पर इंटरपोल चैनलों के माध्यम से निकटता से समन्वय करना है। को क्या रखना है कि हाल ही में जो चर्चा में रहा ऑपरेशन मेघदूत है, इसका जो संबंध है वह किससे है, तो बाल यौन शोषण से है। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 3। आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि हाल ही में आयोजित दिलीप ट्रॉफी 2021-22 का खिताब किसने जीता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो दिलीप ट्रॉफी 2021-22 इसका खिताब जीत लिया है वेस्ट जोन ने मतलब पश्चिमी क्षेत्र ने। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 4। तो दोस्तों दिलीप ट्रॉफी 2021-22 का जो फाइनल मुकाबला है यह पश्चिमी क्षेत्र और दक्षिणी क्षेत्र के बीच हुआ था, जिसमें पश्चिमी क्षेत्र ने दोस्तों विजय हासिल की है। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि दिलीप ट्रॉफी की जो शुरुआत है वह 1961-62 में की गई थी और दिलीप ट्रॉफी का संबंध दोस्तों किस खेल से है, तो याद रखना क्रिकेट से है। हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो हॉकी इंडिया है इसके न्यू प्रेसिडेंट बन गए हैं दिलीप तिर्की। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 3। तो भारत के पूर्व हॉकी कप्तान और 1998 के एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले टीम के सदस्य दिलीप तिर्की दोस्तों सर्वसम्मति से हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि भारत में हॉकी खेल को हॉकी इंडिया संस्था के द्वारा रेगुलेट किया जाता है, जिसकी स्थापना 2009 में की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। तो आपको याद क्या रखना है यहाँ पे कि हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं, तो यह दिलीप तिर्की बन गए हैं। साथ ही दोस्तों यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये जो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन है इसके अध्यक्ष कौन है, तो यह कल्याण चौबे है। याद रखना करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 दिलीप तिर्की। ये कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान मतलब एम्स नई दिल्ली के नए निदेशक कौन बने हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था मतलब एम्स के जो नए निदेशक हैं वह बन गए हैं डॉक्टर एम श्रीनिवास। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 1। तो डॉक्टर एम श्रीनिवास अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था मतलब एम्स नई दिल्ली के नए निदेशक बने हैं और इन्होंने दोस्तों डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का स्थान लिया है। बात करें यहाँ पे हम एम्स मतलब ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट्स ऑफ मेडिकल साइंसेज। दोस्तों ये जो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान है इसकी स्थापना 1956 में की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। याद रखना कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट्स ऑफ मेडिकल साइंस की स्थापना 1956 में, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में और इसके जो नए निदेशक हैं वह कौन बन गए दोस्तों, तो यह डॉक्टर एम श्रीनिवास बन गए हैं। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 1। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि हरमन केस्टन पुरस्कार 2022 किस भारतीय ने जीता है। मैं आपको बता दूं कि ये जो हरमन केस्टन पुरस्कार है
इसे सम्मानित किया दोस्तों मीना कंडासामी को। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 4। तो दोस्तों आज का जो लेक्चर है वो यहीं पर एंड होता है। अगर आपको हमारा लेक्चर, आपको हमारी मेहनत अच्छी लगती हो, लाइक जरूर करें, शेयर भी करें। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।